हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए अमेरिका का जो संविधान चल रहा है उसके अंतर्गत अमेरिकी संघीय जो न्यायपालिका है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमेरिकी संघीय न्यायपालिका का वर्णन कीजिए। तो इसमें अमेरिका की संपूर्ण संघीय न्यायपालिका उसका वर्णन करना पड़ता है। यहाँ से अथवा में क्वेश्चन भी दिया जाता है, एक क्वेश्चन अथवा में भी करा रहे हैं हम यहाँ पर। अथवा में होगा, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, कार्य और क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, मोस्ट क्वेश्चन है। आगामी जो एग्ज़ाम आने वाला है हमारा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ये अमेरिकी संविधान के अंतर्गत ये दूसरी यूनिट है, इसमें से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और अब की बार इसके आने की संभावना भी अधिक है। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका में संघीय न्यायपालिका का संगठन, सबसे पहला कार्य आता है संगठन। यदि अमेरिका की न्यायपालिका के बारे में पूछता है तो ये संगठन वगैरह लिखना पड़ेगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछे तो उसके कार्य, क्षेत्राधिकार, संगठन लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना दोनों को, उसमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 में संघीय न्यायपालिका का वर्णन मिलता है। यानी अमेरिका का जो संविधान है उसमें टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 7। और 7 अनुच्छेदों में भी जो तीसरा अनुच्छेद है उसमें संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और उन विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी। यानी अमेरिका की जो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक शक्ति है वो एक सर्वोच्च न्यायालय होगा उसके लिए, और अन्य विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी, जिनको कांग्रेस विधि द्वारा समय समय पर स्थापित करेगी। यानी कांग्रेस कानून द्वारा ऐसे न्यायालयों की स्थापना करे। इस अनुच्छेद के अनुसार संघीय न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और संघीय कार्यपालिका के समकक्ष रखा गया है, यानी समान रखा गया है। तीसरे अनुच्छेद में न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के समकक्ष दर्जा प्रदान किया जाता है तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को आदेशित बनाया गया है। ये संविधान द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्या किया है? आदेशित बनाया गया है। निम्न न्यायालयों की स्थापना का उत्तरदायित्व कांग्रेस की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। केवल निम्न न्यायालय यानी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी जो स्थापना है वो किस द्वारा की जाएगी? कांग्रेस द्वारा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा स्थापित करने का आदेश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में की स्थापना 1789 के न्यायपालिका अधिनियम द्वारा की गई। अमेरिका में न्यायपालिका अधिनियम पारित हुआ था 1789 में, उसके द्वारा इसकी न्यायपालिका की स्थापना की बात कही गई थी। वर्तमान में संघीय न्यायपालिका में 3 श्रेणी के न्यायालय हैं। वर्तमान में बात करें तो कितने न्यायालय हैं? 3 प्रकार के न्यायालय आते हैं। सबसे पहला आता है जिला न्यायालय, दूसरा आता है परिभ्रमण न्यायालय और तीसरा आता है सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय होते हैं या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी विभाजन किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण आता है उसके बारे में वो तो है सर्वोच्च न्यायालय, परंतु इसके जिला न्यायालय, परिभ्रमण न्यायालय भी यहाँ पर स्थापित किए जाते जो कांग्रेस के द्वारा स्थापित होते। नेक्स्ट को आगे देखिए, जिला न्यायालय के बारे में देखते हैं। वह संघीय न्यायालय का सबसे निचली श्रेणी का न्यायालय है। ये संघीय न्यायपालिका है अमेरिका की, उसका सबसे निचले स्तर का जो न्यायालय है वो कौन सा है? जिला न्यायालय। समस्त देश को अनेक जिलों में बांट दिया गया है। प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय की आवश्यक है। ये प्रत्येक राज्य में कैसा न्यायालय होगा? एक जिला न्यायालय। कौन सा न्यायालय होगा? एक ही जिला न्यायालय की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में जिला न्यायालयों की संख्या 88 है। अमेरिका में वर्तमान में जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है? 88। प्रत्येक जिला न्यायालय में कम से कम एक न्यायाधीश होता है। कम से कम कितना न्यायाधीश होना आवश्यक है? एक। कार्य की अधिकता के कारण अधिक न्यायाधीश भी स्थापित किए जा सकते हैं या नियुक्त किए जा सकते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। किंतु सीनेट की स्वीकृति की
आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जिनकी नियुक्ति करेगा न्यायाधीशों की राष्ट्रपति, उनको सीनेट की स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है। इनका अधिकार क्षेत्र केवल मौलिक है। अपील संबंधी अभियोग इन न्यायालयों में नहीं आते हैं। इनका क्षेत्र कैसा है? मौलिक, उसी क्षेत्र से संबंधित होता है। अपील या न्यायालय इसमें नहीं आते। अब आता दूसरा परिभ्रमण न्यायालय। यह मध्यम श्रेणी का न्यायालय है। इनकी संख्या 11 है। किसकी संख्या है? 11 है। संपूर्ण 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक एक सर्किट का भार सौंप दिया जाता है। यही सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके लिए एक एक सर्किट का भार दे दिया जाता है, जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। प्रत्येक सर्किट न्यायालय में उसके समेत 6 सर्किट न्यायाधीश भी होते हैं। इन न्यायालयों का कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं होता। इनको कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया है, बल्कि इसका अधिकार क्षेत्र मुख्यतः अपील के संबंध में होता है। इसके संबंध में होता है? अपील के संबंध में, यानी कोई भी अपील करने के संबंध में इसका अधिकार होता है। इन न्यायालयों में जिला न्यायालयों और संघीय अभिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। जिला न्यायालय या संघीय अभिकरणों द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनके खिलाफ अपील कहाँ पर की जाती है? परिभ्रमण न्यायालय में। ये न्यायालय अपील के अंतिम न्यायालय नहीं होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को उसके निर्णयों के पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। यही अपने निर्णय का पुनरावलोकन कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। यही व्यवस्था भारतीय न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो अमेरिकी संविधान से ग्रहण की थी। अब आते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय मोस्ट है, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में सर्वोच्च स्तरीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है? यानी अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय वो सर्वोच्च स्तर पर माना गया है। इसकी व्यवस्था अमेरिकी संविधान में की गई है। यहाँ अमेरिकी संविधान द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। इसकी स्थापना 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क नगर की वॉल स्ट्रीट जो गली थी उसमें स्थापित किया गया था, और वर्तमान समय में यह वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ पर स्थित है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय? वाशिंगटन में स्थित है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का संगठन या गठन। अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके संगठन को निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है। इसका अधिकार किसको है? कांग्रेस, यानी प्रतिनिधि सभा जो है वहाँ की और सीनेट, उन दोनों को साथ साथ में दिया गया है। समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन होता रहा है, यानी कमा बढ़ती भी की जाती रही है, कम या वृद्धि भी होती रही है। सन 1789 में न्यायाधीशों की संख्या 9 निश्चित कर दी गई, जो आज तक चली आ रही है। अतः आज का सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश मौजूद हैं। वर्तमान में बात करें सर्वोच्च न्यायालय में अमेरिका में कितने न्यायाधीश हैं? 8 सह न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। और भारत की बात करें तो 1 मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश। ध्यान में रखना, भारत में 34 न्यायाधीश हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश। ध्यान में रखना है इस चीज़ को। इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है, पहले 31 से 3 और बढ़ा दिए गए। अब आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार से की जाती है, ये देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा? अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो उनकी नियुक्ति करता है। किंतु इन नियुक्तियों की पुष्टि सीनेट द्वारा होना आवश्यक है। जब तक सीनेट द्वारा इनकी पुष्टि नहीं होती है, सीनेट का समर्थन नहीं मिलता है, तब तक वो न्यायाधीश नहीं बनते। सीनेट द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को रद्द कर सकती है। ये अधिकार किसको दिया गया है? न्यायाधीशों की नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार सीनेट को दिया गया है। जैसे देखिए, उदाहरण के रूप में बताया गया है यहाँ पर 1968 में राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा नियुक्त कोटास को मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सीनेट ने स्वीकृति नहीं दी थी। सन 1970 में राष्ट्रपति निक्सन द्वारा प्रस्तावित क्लेमेंट एल्सवर्थ और निक्सन हेलवर्ड कार्सवेल को सीनेट ने तीव्र जांच पड़ताल के बाद न्यायाधीश पद के लिए अस्वीकार कर दिया था। अब देखिए न्यायाधीश का कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
आजीवन न्यायाधीश पद पर नियुक्त होता है। ये अमेरिका में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कितने वर्ष तक होती है? आजीवन होती है। वह अपने सदाचार काल तक न्यायाधीश बना रहता है। वह चाहे तो 70 वर्ष की अवस्था में त्यागपत्र देकर पूरे वेतन पर पद मुक्त भी हो सकता है। ये नहीं है कि उसके वेतन में भी कटौती की जाए। अगर 70 वर्ष की अवस्था हो जाए, आयु हो जाए, तो वो अपना त्यागपत्र दे करके पूरे वेतन के साथ पद को छोड़ सकता है। उसे केवल महाभियोग द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार मृत्यु होने या ऐच्छिक त्यागपत्र से न्यायाधीश अपने पद से हटता है। परिणाम स्वरूप कुछ न्यायाधीश 30 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। यदि किसी न्यायाधीश ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है या उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, अथवा यदि वह 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है और उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उसे जीवन पर्यंत अपने पद का पूरा वेतन प्राप्त होता है। ये नहीं कि उसके वेतन में कटौती कर दी जाए त्यागपत्र के बाद, तो वेतन उतना ही मिलता है जितना उसको वर्तमान में दिया जाता है। यह न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर है कि वह 70 वर्ष की आयु के बाद भी अवकाश ग्रहण करे अथवा ना करे। और था न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में अमेरिकी संविधान चुप है। अमेरिकी संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में कोई बात नहीं कही है, लेकिन प्राय उन व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो ख्याति प्राप्त वकील, कानून के प्राध्यापक या ज्ञाता हों, सार्वजनिक व्यक्ति हों, प्रशासकीय अभिकरणों के परामर्शदाता रह चुके हों। ये टॉकविले ने कहा है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है परंतु देख लीजिए इसको। संघीय न्यायाधीशों को न केवल अच्छे नागरिक, विद्वान और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, बल्कि उन्हें कुशल राजनीतिक भी होना चाहिए। आगे वो कहते हैं, यदि सर्वोच्च न्यायालय में कभी ना समझ या बुरे नागरिक आ जाएं तो संघ में अराजकता और गृह युद्ध फैलने की संभावना होती है। व्यवहार में न्यायाधीशों के चयन में पक्षपात ने महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। राष्ट्रपति जिस दल के थे उसी दल के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ की गईं। फिर भी चार्ल्स वॉरेन का यह कथन उल्लेखनीय है, नियुक्ति चाहे पक्षपातपूर्ण ढंग से हो, परंतु न्यायाधीश बनने के बाद व्यक्तियों को अपनी निष्पक्षता बनाए रखनी पड़ती है। वह था न्यायाधीशों का वेतन। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं का वेतन है वो कितना मिलता है? कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी अमेरिकी जो कांग्रेस है उसके द्वारा न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित होता है। जो भी वेतन एक बार निर्धारित कर दिया जाए उसे न्यायाधीश की पदावधि में वृद्धि तो हो सकती है लेकिन कटौती नहीं होगी। यानी बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। वर्तमान में अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसके लिए $2,23,500 तथा अन्य न्यायाधीशों को $2,13,900 प्रति वर्ष वेतन मिलता है, जो कि भारतीयों से अधिक है। अगर भारत के न्यायाधीश की बात करें तो 2,80,000 कितना है? 2,80,000 वेतन दिया जाता है मुख्य न्यायाधीश के लिए। और अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो 2,50,000। ध्यान में रखना दोनों को। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 है और अन्य का 2.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे। अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया। अमेरिकी कांग्रेस न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ये कितना बहुमत आवश्यक होना चाहिए? दोनों सदनों का 2/3 बहुमत, तो ही न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से न्यायाधीश पर आरोप लगाती है। उसके बाद सीनेट न्यायालय के रूप में बैठकर आरोपों की जांच करती है। यदि आरोप सिद्ध हो जाए और सीनेट इस हेतु 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे तो न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अब तक 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध अमेरिका में महाभियोग लाया गया है। इनमें से 4 न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग सफल हुए हैं, यानी महाभियोग द्वारा उनको हटाया गया है। तो आती है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है? देखिए, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का सत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है। ध्यान में रखना, अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो सत्र है वो प्रतिवर्ष कब से चालू होता है? अक्टूबर के प्रथम सोमवार से, और जून के शुरू में समाप्त मान लिया जाता है। जून के शुरू में समाप्त हो जाता है
और अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश विशेष सत्र भी बुला सकता है। मुख्य न्यायाधीश बैठकों की अध्यक्षता करता है, न्यायालय के निर्णयों और आज्ञाओं की घोषणा करता है। मुकदमे की सुनवाई और निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है। यानी किसी भी मुकदमे की सुनवाई करनी है या गणपूर्ति चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में अमेरिका के में, तो उसमें कितने न्यायाधीश होना आवश्यक है? 6 न्यायाधीश। कितने होना आवश्यक है? 6। मुकदमे का निर्णय बहुमत से होता है, यानी जो मुकदमा होता है उसमें न्यायाधीशों का बहुमत लिया जाता है और बहुमत के द्वारा ही निर्णय दिए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय का शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार। मुनरो ने कहा है अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्ति इतनी अधिक है जितनी दुनिया के किसी भी न्यायालय ने बहुत ही कम प्रयुक्त की है। तो इसके शक्ति और क्षेत्राधिकार देखिए कौन कौन से हैं। पहला आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक और न्यायिक क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? बहुत ही सीमित है। इसी प्रकार भारत में भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। इसके संविधान में स्पष्ट कहा गया है उन सब मामलों में जिनका संबंध राजदूतों से, राज्य के मंत्रियों से और अन्य दौत्य अधिकारियों से है, उन सब मामलों में जिनमें से कोई राज्य एक पक्ष हो, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र प्रारंभिक माना जाता है। उसके अतिरिक्त ऐसे विवाद भी जिनमें संघ और राज्य या राज्यों के मध्य विवाद हो और सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। यही स्थिति भारत में अपनाई गई है। राज्यों के मध्य विवाद, संघ या राज्यों के मध्य विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यही स्थिति भारत में भी है। दूसरा आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा न्याय क्षेत्र अपीलीय संबंधी है, परंतु अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन सभी मामलों में नहीं हो सकती जिन मामलों में निचले स्तर के न्यायालयों के निर्णयों से किसी पक्ष में संतोष ना हो, और ना ही ऐसा है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय को अपील की जा सके। यानी उच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएं उन सभी के विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती। और सन 1925 के कांग्रेस अधिनियम द्वारा अपील का अधिकार केवल निम्नलिखित विषयों तक सीमित कर दिया गया। यानी सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील की जाएगी वो किन किन क्षेत्रों में की जाएगी, ये अधिकार यहाँ पर सीमित किए गए थे 1925 के अधिनियम द्वारा। सबसे पहला आता है जिनमें संघीय कानून और संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, तो इनके खिलाफ क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। दूसरा, जिनमें राज्य के किसी कानून को संघीय न्यायालय में संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित किया गया हो, जब राज्यों के न्यायालय राज्य के उस कानून को वैध ठहराएं तो उनके खिलाफ अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय अपील की अनुमति देता है। यानी उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति अगर दे दी जाती है तो वहाँ पर अपील की जा सकती है। तीसरा क्षेत्राधिकार आता है न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार, यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी अगले क्वेश्चन में कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण का वर्णन कीजिए। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार न्यायिक निरीक्षण है, यही अपने द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसका पुनरीक्षण करना होता है। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय कांग्रेस और राज्यों के विधानों द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता की जो जांच करता है, यानी उस पर विचार करता है, उन्हें वैध या अवैध घोषित कर सकता है। यही कोई कानून बनाया गया है कांग्रेस द्वारा तो उसकी जांच करता है, वैध ठहराता है, अगर वो देश के हित में होता है तो उसको वो लागू करता है। इस वैधता का निर्णय दो कसौटियों पर होता है। प्रथम, राज्य विधानमंडल को संविधान के अनुसार उस कानून विशेष को निर्मित करने का अधिकार होता है या नहीं। दूसरा, कानून विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है या नहीं, तो इनके आधार पर ही वह न्यायिक परीक्षण कर सकता है। चौथा आता है संविधान तथा अधिकारों का संरक्षण। यानी जो अमेरिकी जो संविधान है या भारत का भी संविधान है वो क्या है? संविधान का और अधिकारों का रक्षक माना गया है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय
विभिन्न आदेश, परमादेश तथा लेख आदि द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वह उन संविधान की व्याख्या करता है तथा संविधान की रक्षा भी करता है। अब आते हैं अन्य अधिकार। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अन्य छोटे मोटे कार्य भी करता है। उसे अनेक प्रशासकीय कार्यों को करना पड़ता है। अपने कर्मचारियों से संबंधित अनेक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने का कार्य नहीं करता। इस दृष्टि से वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भिन्नता रखता है। लेकिन भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है, राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य भी करता है, क्यों, जब राष्ट्रपति उससे परामर्श मांगता है। तो यही भारत के और अमेरिकी संविधान में अंतर पाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।